मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। सबीन पी रही हैं प्रोबेबली कॉफी। यकीनन मैं कॉफी पी रही अभी हूँ। तक नहीं पहुंची है, बट मैंने कहा साथ साथ बता दें कि आपकी कॉफी पहुंची थी लेकिन आपको शायद नापसंद हुई है और आपने वापस भेजी है। अच्छा, अपनी भी चॉइस होती है। किसी को मिल्की कॉफी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन किसी को एस्प्रेसो चाहिए, किसी को कैपुचिनो चाहिए, किसी को लाटे चाहिए। ऑप्शंस है ना आपके पास, तो लाटे आई मीन होती है ऑप्शंस। आप अगर थोड़ा सा गाइड कर दें कि अच्छा मुझे इस तरह की कॉफी चाहिए तो आपको मिल जाती है। कॉफी शॉप पे आप Not really, but I mean you लेकिन can हमारा choose कॉफी it. काउंटर बड़ा प्यारा सा हाँ, है it's ना। a counter. नहीं, it's not about coffee shop. आपका दिन का आगाज आई थिंक आपकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। वैसे तो पूरा दिन आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आगाज तो लाजमी आपकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। तो आपका आगाज क्या आपकी मर्जी से मुताबिक होता है या नहीं होता है, मैं जरूर बताइएगा। लेकिन आज का हमारा सवाल जो कि सबीन से बिल्कुल नहीं है, सवाल सिर्फ आपसे है। और सवाल ये है, हाँ मैंने आज सबीन आपको बिल्कुल ग्रेस दी है कि आज मैंने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया। और सबीन कहते हैं बहुत सवाल मुझसे पूछते हैं। ऐसा ही है। So the question is, आपने पाकिस्तान के लिए इस साल क्या करने का सोचा है? 2025 में आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? हम अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छा ये कमी है, ये मसला है, ये परेशानी है, हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बट जितना कुछ हमारे पास है, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच, उसको देखते हुए समझते हुए हमारे यूथ से हमारा एक क्वेश्चन है सभी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं अथॉरिटीज़ ने ये नहीं किया, हमें ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट हाँ, अगर आज आप सब खुद से एक सवाल करें और वो सवाल ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मैंने कंट्रीब्यूट कैसे किया, क्या मैंने जो अपनी ज़िंदगी के गोल्स सेट किए, क्या उन गोल्स में मैंने पाकिस्तान को ऐड किया, ये चीज़ें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, एट द सेम टाइम आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। उससे आप कंप्लेन कम करना शुरू कर देते हैं और आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कंट्रीब्यूट करें, आप कंप्लेन ना करें। हाँ, जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं उन पे बात करना इंपॉर्टेंट है। डायलॉग से, डिस्कशन से उन चीज़ों को हल किया जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि किस तरह से आपने खुद पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो ये इसी सवाल को रखते हुए हम आपसे कहेंगे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा और ज़रा सोचिएगा, टेक अ डे और टू, और सोचिएगा कि आपने करना क्या है। यानी ठीक है, माजी में तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि सभी हम डेली बेसिस पे बात करें क्लाइमेट चेंज की, हम डेली बेसिस पे बात करें जो हमारे माहौलियाती आलूदगी है, हम बात तो कर रहे हैं। जो आपने कहा बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बात करेंगे तो आगे चीज़ चलेगी, लेकिन एक्चुअली हमें एक्शंस भी लेने हैं। एज एन इंडिविजुअल हमें एक्शंस लेने हैं। तो आपने एज एन इंडिविजुअल क्या एक्शन लिया है या ले रहे हैं या लेने का इरादा रखते हैं? सो प्लीज़ वो शेयर करें, अपने आसपास लोगों से भी शेयर करें, बताएं, बात करें। इन्हें सिर्फ सुबह उठना, 9 to 5 की रूटीन, ऑफिस एंड एवरीथिंग, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत भी है। बट एट द सेम टाइम आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, इस पर बात करना भी इंपॉर्टेंट है और काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू समथिंग, थिंक अबाउट इट, नो मैटर व्हाट मीगर यू डू, बट डू इट एक्चुअली। हमें क्या हाँ 9 to 5 वैसे बड़ा मुश्किल होता होगा नौकरी करना। वैसे बात करें, बिकॉज हमारा काम थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन शायद वो 9 to 5 वाले हमें कह रहे होते हैं आप डेली सुबह इतनी जल्दी कैसे जाग जाते हैं, हम नहीं जाग पाते, या हर एक को दूसरे का काम मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, इस पे बल्कि मुझे एक बात कहना चाहिए सबीन, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ये कहते हैं आपका क्या है, वो बस 7:30 से 9 बजे शो ही तो करते हैं। मुझे जरा बताएं सबीन, कल आप कितने बजे फ्री हुई थी? रात को 10 बजे। like we were working, yes, right, event था and then we were hosting that event, but यही होता है कि बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती हैं और ये सिर्फ एक शो नहीं होता, उसके बाद एक रूटीन होती है। देखिए ना, एक तो उसकी प्री शो की तैयारी एंड देन पोस्ट शो, उस पर डिस्कशन, उसके बाद जाहिर है आपके समटाइम्स कुछ रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, समटाइम्स कुछ आपके एंड देन आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए, हम डेली बेसिस पे सोच रहे होते हैं कि किस तरह से हम इस शो को मजीद बेहतर बनाएं आप सबके लिए। तो आपने क्या करना है, जो हम कहते हैं ना हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो ठीक है आप भी मेहनत करें थोड़ी सी, और आप मेहनत ये करेंगे कि आप लोग हमें व्हाट्सएप करें कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशंस चाहते हैं, किस तरह से आप नई चीज़ चाहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। आपके इर्द गिर्द, आपकी कम्युनिटी में ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी भी पिक्चर बना के, या आप में कोई टैलेंट खुद है, कोई आप अच्छा गाना गा लेते हैं, कुछ अच्छा आप क्या मैं आई वाज अबाउट टू से कि टैलेंट के नाम पे सिर्फ गाना नहीं ना, बहुत सी और चीजें भी आप होती हैं। आर्टिस्ट हैं अच्छे, या आप कुछ भी, आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आपने जिस हमें भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आप प्लीज हमसे शेयर करें, हम ट्राई करेंगे जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपका नॉलेज है,
जो आपका काम है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि नहीं पता होता कब किसको किससे कितना फ़ायदा हासिल हो जाए। तो ये ज़रूर कीजिए, हमें बताइए, हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बुलाएं और उसके बाद नाजरीन तक आपको कनेक्ट कराएं। बिल्कुल। तो आज भी इसी तरह से टैलेंटेड कुछ लोगों को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और खा लिया आपने खजूरें? जी। आपका मुंह अभी भी साथ ऐसे कॉफी भी चपड़ आपका मुंह फिलहाल कर रहा है। भाई वो हमारे टीम में खजूर के साथ उम्रे से कॉफी। माशाल्लाह आए हैं, तो उनको उम्रे की मुबारकबाद भी, तो वो खजूरें लेकर आए थे और मैंने काफी ज्यादा खजूरें ले ली थी। और ये जो इनके बिल्कुल साइड पे आज एक मैं और ये सीक्रेट मैंने अपने रिवील पास जो करती है ना हूँ। इसको रख लिया है, वो बड़ा कैमरे में नहीं संभाल आ के। रहा अभी आ वैसे गया, फिलहाल। ये आ गया इधर। हाँ ये लें जी। सो ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से आके निकाल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डेली डेली कोई हरकत नहीं करनी। जैसे आप जो इतनी मंचिंग कर रहे होते हैं, शो के बीच में खा रहे होते हैं, उसके बाद आप हर वक्त कुछ ना कुछ स्पेशली मीठा आपके पास होता है, बट स्टिल यू मैनेज टू मेंटेन योर वेट। एक्सरसाइज करता हूँ एक्चुअली। अच्छा, यू डू एक्सरसाइज। Yeah. ओके। एंड हो सकता है कि शायद आप ऐसे स्नैकिंग करते हैं बट आप खाना कम खाते हो, सो अच्छा, यू नो कि आपने कैलोरी डेफिसिट में कैसे नहीं, डेफिसिट का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है सबीन के मेरे बारे में परसेप्शन शायद ये है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, बट आई थिंक मैं ज्यादा नहीं खाता। अच्छा एक मिनट, कल ज्यादा किसने खाया मेरे नाश्ते जोड़े में? सारे हंस रहे हैं। कल नाश्ते में ज्यादा किसने खाया था? बिकॉज आप डबल नाश्ता कर रहे थे, इसलिए एक नाश्ता आप घर से करके आए हुए थे एंड देन वो थोड़ा आपने सा था दूसरा ना, जस्ट नाश्ता किया। सैंडविच एंड शेक, दैट्स ओह इट। गॉड। और मेरा पहला नाश्ता था बिकॉज मैंने पिछले दिन रात को 7 बजे खाया था। ये तो गलत आदत है सात ना के कि बाद आप मैं नहीं इतने खाती। लंबे गैप्स आप दे देती हैं मील्स के दरमियान में। हैं? हाँ, मेरा मामला ये है सबीन कि मैं छोटे मील्स लेता हूँ और थोड़े इंटरवल्स के बाद अच्छा लेता हूँ। ठीक है। आई अपनी-अपनी थिंक routine है ना। आई थिंक ये जो एक बहस है ना कभी खत्म नहीं होगी, और ये हर घर की बहस हो रही होती है। लोग कुछ कह रहे होते हैं बड़े पतले हो गए, कुछ कहते हैं जी बड़े मोटे हो रहे हो, और स्पेशली जो लोग मोटे होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, तो उनको बार बार एडवाइजेस सुनने को मिल रही होती हैं, चाहे आपकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, आप उनको एडवाइस कर रहे होते हैं तुम ये कर लो तुम वो कर लो। हालांकि हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट है, एंड देन आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि आप हेल्दी वे में किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। स्पेशली विंटर्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट गेन कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं, स्पेशली एक अच्छी हेल्दी रूटीन को फॉलो करके। एब्सोल्युटली। तो आज इसी मौजूद पर हमें गुफ्तगू करनी है कि अगर आपने वजन कम करना है, नहीं वेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो वजन बढ़ाना भी होता है, समटाइम्स वजन गिराना भी होता है। तो इस मौजूद पर हमें गुफ्तगू करें बिलखुसूस इस मौसम के एतबार से, जिस पर हमने पहले भी कई दफ़ा बात की कि विंटर्स में लगता है कि हम लेजी बहुत हो गए हैं, हम ज़्यादा खा भी रहे होते हैं, यू नो मंचिंग, और जिस तरह सबीन हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें या हलवा जात की बात करें तो उसकी वजह से वेट गेन हो रहा होता है। सो ऐसी सिचुएशन में आपने वेट मैनेज कैसे करना है, इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं मुनाहिल हारून साहिब, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएं कि एक वो शख्स जो कि थोड़े इंटरवल के बाद छोटा मील ले रहा है, वो ठीक कर रहा है, या एक जो कहते हैं कि हमने रात को खाना खाया था फिर कहीं 12 बजे नाश्ता किया, वो ठीक कर रहा है? नहीं तो वो भी हिसाब का खा रहे हैं ना। जी 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 जी। जो फर्स्ट वाले हैं जो शॉर्ट इंटरवल्स के बाद ले रहे हैं खाने को, वो ठीक करें, क्योंकि इससे मसला ये आता है जब आप गैप्स छोड़ते हो बहुत ज़्यादा मील में तो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर सबीन आपको ये चीज़ सूट करती है तो देन इट्स फाइन, क्योंकि हर बॉडी टाइप का मैकेनिज्म true. डिफरेंट है। ये मैं बात कर रही थी कि मुझे ये क्योंकि बहुत अरसे से एक रूटीन, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हुई हुई है, और मैं मतलब मैं बहुत इजीली हाँ, उसको मैंने फॉलो सुना कर रही हूँ। डायनासोर्स ऐसे ही खाते थे। लेकिन फिर उसमें यही है ना कि अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर मसला हो सकता है। ओके, अभी न्यूट्रिएंट्स पूरे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जी। विंटर और समर में न्यूट्रिएंट्स पूरा होना ये वाकई डिफरेंट होता है कि विंटर्स में न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के चक्कर में हम कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू विंटर ना, तो आप विंटर में जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि विंटर में होता ये है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, इस वजह से हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वार्म रखना होता है। तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट टाइम है वेट लॉस करने का। अब जहाँ तक बात आती है कि कैसे मैनेज हो सकता है, कैलोरी डेफिसिट में हमेशा रहना है। ओके। हम ये सोचते हैं कि हमने शुगर छोड़ दी है, चीनी छोड़ दी है, तो जी अब हम पतले हो गए आई हैं। वाज अबाउट टू आस्क कि बहुत से लोग जो
तकरीबन मैं कहता हूँ कि ऊंट की तरह खाने के बाद कहते हैं ग्रीन टी विदाउट शुगर प्लीज। ऐसा ही है, और उनको ये लगता है कि शुगर नहीं ली तो बहुत सारे लोग तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमने ना चीनी छोड़ दी है और इसलिए हम पतले हो गए, जबकि पतले वो हुए नहीं होते, उनको ऐसा फील आ रहा होता है कि हम पतले हो और गए। मे बी बिकॉज वो जो आपको एक हैवी सी फीलिंग शुगर दे रही होती है, ऐसा ही है। उससे आप थोड़ा अच्छा कोई बेहतर, क्योंकि इस चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि शुगर आपको मेंटली भी ड्रेन कर रही होती है और वैसे ही आपकी बॉडी भारी भारी सी फील हो रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही सो है। ये उससे उनको लग रहा होता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन वो वेट लॉस नहीं हो रहा होता, उनकी हेल्थ बेहतर हो रही हेल्थ होती है। बेटर हो रही होती है, क्योंकि बात सारी जो है ना वो हमारी कैलोरीज की होती है। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो तो आप मोटापे की तरफ जाओगे। अब जैसे शोएब आप हैं, आप शॉर्ट इंटरवल्स के बाद खा रहे हो, डेट्स ले रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, ठीक है, ये कम कैलोरीज हैं इनमें, ठीक है, तो आपका वेट गेन नहीं होता, और आपका healthy, वेट मेंटेन अब रहता है जैसे और आप dates हेल्दी हैं, लेते हो। नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, मतलब मेरी ज्यादा कोशिश मतलब honestly आपके ये होती है large कि मैं हेल्दी meals ईटिंग नहीं है, करूं, bulk clean of eating करूं। meals हंस रही है मुझे देखकर। झूठे हैं ये टीवी और फिर आपका वर्कआउट भी तो है ना, फिर आपकी स्लीप भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट फरिश्ता है नहीं रहें। फरिश्ता। नहीं आप मुझे बताओ समीन, तुमने मुझे कभी डेढ़ पराठा खाते देखा हो? नहीं देखा ना? 2 देखा है ना, 1.5 नहीं देखा। आधा पराठा, 2 होता है, एक पराठा। मैक्सिमम पराठा जो मैं खा लूं वो एक पराठा। अल्लाह इनको माफ करना। अच्छा सबीन, आपको पता है हम पराठा खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ, तो मैं डेली पराठा खाती हूँ, पूरी टीम, बिकॉज हम नाश्ता कर रहे होते हैं, मैं डेली पराठा खाती हूँ, बट स्टिल मेरा वेट मेंटेन रहता है, बिकॉज पूरे दिन में आप जो बात करिए ना कि आपका कैलोरी काउंट क्या, आपको वो देखना होता है। सो वो अक्सर लोग ये होता है, बनाहिल वही बात आप करिए कि शुगर छोड़ देते, बट उसके बाद हम कहते हैं ना पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, शाम को एक जो बड़ा मील ले लिया, चाहे उसमें जो कैलोरीज बहुत ज्यादा थी, उसने आपके पूरे दिन की कसर पूरी कर दिया। रात को ही तो हमने ऑर्डर करना होता है, क्योंकि हमने पूरा दिन खाया नहीं होता, तो हमें लगता है रात को हम ऑर्डर करके खाएंगे तो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, जबकि वही चीज़ हमारे डाइजेशन को स्टॉप कर देता है। आप बाहर से रात को खाते हैं, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बॉडी का स्पाइक अप होता है, डाइजेशन जो है वो आपकी स्टक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसी वजह से जब हम सुबह उठते हैं ना, नोजिया फील होता है, कुछ खाने का दिल नहीं करता। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना हमसे ब्रेकफास्ट खाया नहीं जाता, तो वो लोग आप कभी नोटिस करिएगा कि वो रात को इतना प्लेट भर के खा लेते हैं कि सुबह फिर उनको जो है ना वो अपने साइकिल को मेंटेन नहीं कर क्योंकि पाते। बहुत लेट उन्होंने खाना खाया होता है, तभी जब अक्सर बात करें 7-8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि एक तो नींद भी अच्छी आए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है, और फिर सुबह नाश्ता भी टाइम पे। लेकिन ये जो बात आपने की ना कि जो रात की खाने की वजह से सुबह नाश्ता नहीं होता, आप ये देख भी रहे होते हैं, दिन भर की रूटीन ऐसी होती है, स्पेशली वर्किंग लोगों की अगर हम बात करें, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये मीटिंग, वो मीटिंग, अब यहाँ पे बुला लिया, वहाँ बैठ गए, करते करते वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, और फिर जब आपको वक्त मिलता है अपने लिए, फिर आप कहते हैं अब मैं खाऊंगा। तो फिर वो आपने बात दुरुस्त की कि उसमें आप जो फिर ऑर्डर करते हैं या आप घर पे भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लेते हैं और वो काम आपका ख़राब करते हैं। कैलोरी काउंट करना क्या हर किसी के लिए आसान होता है? क्योंकि ज़ाहिर है कि आजकल आसान है, क्योंकि आजकल हमारे पास कैलोरी कैलकुलेटर्स हैं। आप कहीं भी गूगल पे नेट पे लिखते हो कैलोरी कैलकुलेटर, तो आपके पास आ जाएगा। उसमें बस आपने अपनी एज, वेट, हाइट, ये चीज़ें मेंशन करनी है, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। ठीक है, वहाँ पे डेफिसिट भी आ रहा है, गेन करने का भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आपके पास। तो इस तरह से आप कैलोरीज देख सकते हो। जहाँ तक बात आती है कि अब हमें ये नहीं पता कि किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज हैं, वहाँ पे मसला पैदा होता है। ठीक है, तो इसके लिए डाइटिशियंस हैं। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का प्लान ले रहे हो किसी डाइटिशियन से, तो आपको अपनी रीडिंग पता चल जाएगी, बॉडी की, बॉडी नीड्स, सब कुछ। उसके बाद आप सारी उम्र अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आप एक डाइटिशियन हायर करते हो जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, तो इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी आपकी रूटीन भी, आपको खुद बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपने खुद से करना है इस चीज़ को, तो आप सेम गूगल यूज़ कर सकते हो, कैलोरीज देख सकते हो। वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन एवरेज एवरेज मिल जाएगा, एंड देन आप उसको अपने लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो कैलकुलेशन, आई डोंट नो, मैं कभी कैलकुलेशंस पे बिलीव भी नहीं कर रही होती, बट हाँ, जो लोग एक्चुअल वेट लॉस पे जा रहे होते हैं वो एक अलग बात है। आप पोर्शन कंट्रोल पे अगर चले जाएं, तो वो थोड़ा थोड़ा आप खा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो पहले आपका पोर्शन कितना बड़ा था। आपके माइंड और जो बॉडी का कनेक्शन है
वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता बस हाँ आप ना, ये ज़मीन कर दें। मुझे पूरी एक पहाड़ी बनाई होती है प्लेट के ऊपर। सही बात अब अगर है। आपने आधी पहाड़ी भी कर दी वो काम तो है। खराब ही नहीं, है। आपको पता है आपकी बॉडी एडजस्ट होना शुरू हो जाती है इस तरीके से। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके भी ज्यादा मील लेना शुरू कर देते हैं ना, उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। आपको पता है 2 मंथ्स लगता है किसी भी न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने में। और जैसे अगर आप सुबह में पहले 2 रोटियां खाते थे, आप 1 रोटी कर दो। शाम को अगर आप 150 ग्राम सालन ले रहे थे, अब 120 ग्राम कर दो। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को हाफ चीज़ों को करो। पहले आहिस्ता आहिस्ता आप पोर्शन। अच्छा मनाली, इसमें कुछ लोगों की राय ये भी होती है, कहते हैं हम क्या करें, हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रेविंग्स हो रही है, हमें खाना है, मतलब लिटरली वो कहते हैं हम पागल हो जाएंगे वरना अगर हम स्पेशली नहीं मीठे खाएंगे की क्रेविंग। ऐसा ही है। अच्छा, मीठे की क्रेविंग के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपने हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फाइबर में हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं, हमारे पास फ्रूट्स भी हैं। ठीक है, और आजकल बेस्ट सोर्स जो मार्केट में है हमारे पास वेजिटेबल्स में टर्निप आ रहा है। ठीक है, हाई फाइबर है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप थोड़ा सा मीट ऐड कर लोगे तो फाइबर प्रोटीन आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह के सालन बनाने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सूप्स का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। अगर खाने से पहले मैं सूप पी रही हूँ तो मैं खाना थोड़ा कम खाऊंगी, क्योंकि मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, विंटर्स में वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि आप हाइड्रेटेड भी रहोगे। जो बिला वजह हमें सिग्नल मिलता है ना भूख लगी है, वो बेसिकली कभी कभार ये भी हो सकता है कि हमने पानी नहीं पिया, हम डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। वैसे आप इनको वाकई कर अगर लें। पानी का इंटेक अगर रखा जाए तो उससे आपको एक फुलनेस की फीलिंग जो है वो तो आपको रहती है थ्रू। और जहाँ तक बात रही शुगर क्रेविंग्स की, वो तो मुझे भी होती हैं। अच्छा, तो मैं क्या तो करती सवाल हूँ, रखने लगा था आपके सामने, आप क्या करती हैं बताइएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं, मुझे चॉकलेट की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। मेरा रोजाना चॉकलेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। सेम। तो मैं इस पे बताएं क्या किया जाए। मैं तो डार्क चॉकलेट लेती हूँ। ठीक है, आपको Okay. पता है डार्क चॉकलेट जो है वो बहुत हेल्दी है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एज वेल। तो जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी रहती है उनके लिए भी डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा है। ठीक है, और सेकंड चीज़ है रेजन्स, किशमिश। ठीक है, अगर आप 7 रेजन्स ले रहे हो तो वो भी आपको मीठे का इफेक्ट देता 7 है। से तो कुछ भी नहीं बनता ना, दाढ़ भी गीली नहीं देखें, होती। सुबह आप 7 रेजन ले लें, शाम को 2 डेट्स ले लें, रात को 2 डाइस या 1 डाइस ऑफ डार्क चॉकलेट। ओके, तो ये आप मीठा ले रहे हैं। ठीक है, Okay. इसके अलावा फ्रूट्स से भी आप ले सकते हैं। स्नैक टाइम में 2 फ्रूट्स को ऐड कर लें। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सी इसके रूटीन तो साथ- चेंज करनी हाँ, पड़ेगी। और इसमें प्रोटीन I बार think- ले लें। ऑलराइट, प्रोटीन ज़्यादा बार ले लें। भूख लगती है तो और प्रोटीन इसमें बार ले बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को भी देखते हैं ना कि वो ज़्यादा उनको मीठे की क्रेविंग है। डोनट्स खा रहे हैं, वो कपकेक्स खा रहे हैं, वो चॉकलेट्स ले रहे हैं, वो कैंडीज ले रहे हैं, बिस्किट्स भी मीठे वाले उन्हें पसंद आ रहे हैं, क्रीम उन्हें पसंद आ रही है। सो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मीठा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चों को इस मीठे से बचाने के लिए क्या करें? पहले तो मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ कि बच्चों की जो आई साइट है वो शुगर की वजह से वीक हो रही है। अच्छा, हमें लगता है कि बस टीवी ही है। एक मेन रोल आजकल शुगर का आ रहा है। इसकी वजह से उनकी मेमोरी भी कम होती है, उनकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं इसी वजह से। अब उनके लिए आपने करना ये है कि आपने घर में उनके लिए लॉलीज बनानी है। अब वो लॉलीपॉप उनके लिए कैसे बनेगा कि आप कोई भी फ्रूट ले लें, उसको वाटर के साथ आप ब्लेंड कर लें। ठीक है, उसको आपने जो है ना वो फ्रीज़ कर लें। ठीक है, और वो एज अ लॉलीपॉप उनको दें। ओके, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वो उनको गला ख़राब करते हैं या कुछ भी, तो आप योगर्ट के अंदर कोई भी फ्रूट जो है उसको मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लिया और उसको उनको दे दें। तो वो उनके लिए एक जो है ना वो स्वीट योगर्ट आप बन सर्दी में जाएगी। ना हम वो पहले वाला लॉलीपॉप दे सकते हैं। नहीं नहीं, दही को आप बाहर दही भी रखें। आप बाहर रखें। हाँ, घंटा बाहर रखें, उसके बाद आप इस तरह मिक्स कर लें। और अगर आपको दही भी नहीं देनी तो आप दूध के अंदर कुछ भी मिक्स कर लें, जैसे पीनट बटर हो गया, डेट्स हो ओके। गया, ये आप मिक्स करोगे तो आपका एक बड़ा चॉकलेटी सा बन अच्छा, जाता है। बच्चे बड़े शौक से ये चीज़ें खा रहे होते हैं, ये बात भी है। लेकिन हाँ, इट डिपेंड्स कि आपने उनकी हैबिट किस तरीके से Develop डेवलप की की हुई है। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को जब आप मीठे की आदत, हम कहते हैं ना, हम वो बच्चा तो मीठा ही खाता रहता है क्योंकि वो आदत आपने डाली है। ऐसा ही है। उसको क्रेविंग तो आपने लाई, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद ट्रीट तो आप दे रहे होते और हैं इसमें बच्चे सभी आपके आसपास के लोगों का भी बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल एज अ पेरेंट्स शायद हम रोक रहे होते हैं कि नहीं, बच्चे को नहीं देना लॉलीपॉप या चाचू, नहीं देना। मामू। हाँ, जो आएगा ना वो प्यार में लेकर आए। ये आपका प्यार अपनी जगह, उस प्यार में उसे ना खराब करें और हम प्लीज ना बिगाड़ें। फ्रूट्स ले आए बच्चे के हाँ, लिए। फ्रूट्स ले आए इतना या प्यार ऐसी कोई आपका। चीज लेकर आए कि जो वाकई उसके लिए हेल्दी हो। हाँ। ये जो चीजें आ रही है ना, कैंडीज और लॉलीपॉप्स एंड कपकेक्स एंड एवरीथिंग, आई एम सो सॉरी, बंटीज भी,
ये तो दांत भी खराब हो रहे हैं, वो उसकी वजह से कुछ खाते नहीं हैं, और खाने से पहले जब आप उन्हें वो खिला देते हैं उसके बाद तो बच्चा कहता है भूख ही नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादा शुगर इंटेक उनका हो चुका है। वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। Very dangerous for health. लॉन्ग टर्म हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, तो इम्यूनिटी कैसी होगी? और पहले बेस्ट के बच्चे चॉकलेट रेसिपी मैं आपको बच्चों के लिए बताती हूँ। आपने खजूर लेनी है, ठीक है, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें, खजूर के अंदर आपने एक बादाम को ऐड कर लेना है, उसके ऊपर से डार्क चॉकलेट की कोटिंग करके उसको आपने फ्रीज़र में रख देना है, 2 घंटे रखें, उसके बाद उसको निकाल लें तो वो एक बहुत स्नीकर्स जैसी या कैडबरी जैसी चॉकलेट बन जाती है। दैट्स नाइस। हाँ। अब जरा आते हैं बड़े बच्चों पे, सभी इतने बड़े बच्चे जो हैं और ये वजन जो अपना कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको एक कैटेगरी अनाउंस करते हैं ठीक कि है। अगर आपने वजन 65 के अंदर लेकर आना है, जिनका भी 65 से प्लस वेट है, स्पेशली मैं खवातीन के पर्सपेक्टिव से सवाल करूँ, क्योंकि ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कि कॉन्शियस भी ज़्यादा खवातीन इसमें मामले में होते हैं, मर्दों को भी दोनों को होना होना चाहिए, चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ दोनों को चाहिए, लेकिन ज़्यादा खवातीन हो रही होती है ना, जी हमें मीडियम साइज आ रहा है ड्रेस तो हम चाहते हैं स्मॉल जिम्मेदार साइज आ होती है जाए, ना, बहुत अपना ख्याल ज़्यादा रखती हैं ये इसमें। फैशन के चक्कर में चलो हेल्थ का ख्याल रख लेती हैं। सो ऐसे में 65 के अंडर अगर वेट आपने लेकर आना तो क्या करें? अच्छा, मैं आपको छोटा सा डाइट प्लान बता Okay. देती हूँ जो उन लोगों के लिए है जो 65 kg से अबव हैं, ठीक है। इसमें 1200 से 1300 कैलोरीज का है। आप 6 kg लूज़ कर सकते हैं विद इन अ मंथ। इसमें ब्रेकफास्ट में आप 2 एग्स ले लें, ठीक है, साथ में 1 ब्राउन ब्रेड ले लें या 40 ग्राम पेड़े की आपकी रोटी हो जाएगी। शाम को आपने स्नैक टाइम में 2 फ्रूट्स ले लेना है, कोई से भी। उसके बाद जब आपका लंच टाइम होगा तो पहले आपने सैलड का इस्तेमाल करना है। 120 ग्राम सैलड ले लें, सैलड में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सैलड नहीं लेना तो आप सूप ले लें या फिर कोई भी दाल का सालन बना के पहले वो खा लें, ठीक है। उसके बाद चपाती के आपने- बगैर? चपाती के बगैर, ठीक है। उसके बाद आपने जो घर में सालन बनाया हुआ है वो लेना है, ठीक है, 120 ग्राम, या अगर आपने कबाब लेने हैं तो 3 कबाब। उसके साथ आपके राइस होंगे 8 to 9 टेबलस्पून राइस हो गए, या फिर 40 ग्राम पेड़े की रोटी होगी या 2 ब्रांड स्लाइस, ठीक है। जहाँ रात का टाइम आएगा उसमें आपने कोई भी कोशिश करनी है कि प्रोटीन का सोर्स हो, बेशक फ़िश हो जाए, चिकन हो जाए, एग्स हो जाएं, ठीक है। अगर वैसे तो आपका प्रोटीन सोर्स 120 ग्राम होना चाहिए। अगर आप चिकन कबाब ऑप्ट करते हो तो 3 चिकन कबाब होने चाहिए, सही है। साथ में आप कोई कार्ब का सोर्स नहीं लोगे, साथ में बस आप हाफ कप मिल्क ले लो अगर आपको सूट करता है तो, ठीक है। दैट्स ऑल यू हैव टू टेक, Okay. और इससे आप 6 kg लूज कर सकते In हो a विद month. इन अ मंथ। अच्छा, और अगेन डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जी। कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको इस तरह के डाइट प्लान्स नहीं सूट करते, आपको कोई एलर्जी है किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो आपने पहले अपने health dietitian को professional- consult करना हाँ, आपने उससे राब्ता करना है, एंड देन यू हैव टू ऑप्ट। But I think हम जो चीज़ें हेल्दी आप उनके बताई लिए हैं बता इसमें रहे हैं। I don't think so देयर इज ऐसी कोई नथिंग, चीज़ है जो लेकिन कि आपको किसी को पता है disturb कर आजकल सके। ग्लूटेन इंटॉलरेंस और वो हो ये सकती है लैक्टोज किसी को। इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह सभी आपने भी कहा, किसी को डायबिटीज हो सकती है, किसी को ब्लड प्रेशर, कोई और बीमारी हो सकती है, तो आपने वो वाकई फिर रुजू करना, ये ना हो कि आप सिंपल डाइट प्लान पे चले जाएं और अपनी बाकी रूटीन आपने चेंज नहीं की मेडिकेशन की, बिल्कुल और ऐसा ही है। फिर काम खराब हो सकता है। 6 kg लूज करना इन अ मंथ, इट्स हेल्दी, राइट? यस, इट्स हेल्दी, ओके, ठीक है। अब जो लोग बिल्कुल क्रैश की तरफ जाते हैं कि जी वो महीने बाद शादी है या महीने बाद कोई इवेंट है या महीने बाद कुछ भी प्लान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आप कहते हैं कि बस मुझे तो क्रैश डाइट करनी है और मुझे इतना वजन कम करना है, ये जो रुझान है, आपने इसमें कितनी अवेयरनेस देखी है कि अब बेहतर हुआ है, लोग उस तरह की क्रैश डाइट सब नहीं करते? देखिए, जब तक हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते ना, हम उससे सीखते नहीं हैं। तो अब तक लोगों ने बहुत सीखा है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो ये है कि 20 डेज़ के लिए अगर आप कोई भी क्रैश डाइटिंग करते हो तो इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन जो आपको रिजल्ट्स उससे मिलेंगे वो सस्टेनेबल नहीं है। जितना आपने लूज़ किया है उतना ही आप गेन करोगे नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर मैं फर्स्ट मंथ 6 kg 9-10 kg लूज़ कर रही हूँ तो नेक्स्ट मंथ अगर मैं अपनी रूटीन पे वापस आती हूँ तो मैं उतना ही गेन करूँगी। Exactly. तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ 20 डेज़ कर रहे हो तो कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। 20 डेज बहुत ज़्यादा वैसे आप क्रैश डाइटिंग के हिसाब से बताएं, क्योंकि अगर आप हफ्ते तक भी करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है नेगेटिवली। एट द सेम टाइम जो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपके नेल्स टूटना, आपके बाल गिरना सबसे पहले, और आपकी फेस से जो फ्रेशनेस है वो खत्म होना, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किसी भी डाइट का जो इफेक्ट होता है ना वो 1-2 मंथ्स में आता है, ठीक है, बिकॉज डाइट इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो अगर आप 20 डेज़ के लिए करते हो इट्स फाइन, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। बस आपकी एक शादी अटेंड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये चीज़ें आम होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेलनेस ऑफ द स्किन, ब्रिटल नेल्स, तो ये सारी हेयर फॉल, ये सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन 2 मंथ्स बाद, ठीक है। तो आप 20 डेज़ के लिए, सिर्फ 20 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप बहुत पानी पीने वाली डाइट कर रहे हैं तो फिर तो मैं कहूँगी आप करें ही मत, कुछ भी ना करें। वो तो 2 दिन भी आप यू वोंट बी एबल टू
तो नहीं, आप ये नहीं कहना हॉस्पिटल ही चाहिए, लैंड करेंगे। हाँ जाहिर है मतलब आप सर्वाइवल मोड में ही आ जाएंगे ना एक Absolutely. तरीके से, कि आप बस सर्वाइव कर रहे हैं कि किस तरह बस वेट लॉस हो जाए हमारा और बाकी खैर है, बाकी जाए दुनिया, मतलब जो भी है। अच्छा, सो मेरा अभी जो आजकल रुझान एक हम ये भी देख रहे हैं कि वेट लॉस इंजेक्शंस का भी है, कि कुछ लोगों का जो बहुत ज़्यादा लोग ओबीस होते हैं और ऑब्वियसली पहले उन्होंने स्टीरॉइड्स ली हुई होती हैं या उनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले जो लोग होते हैं उनको स्टीरॉइड्स भी लेनी पड़ रही होती हैं। सो उनका इतना वेट गेन होता है कि वो सिर्फ डाइट से वो उसको वापस लेकर आना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो आजकल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो वेट लॉस इंजेक्शंस भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो, एक तो प्रोफेशनल्स तो जाहिर है वो ये कहते हैं कि इट्स सेफ, बट अगर उसके साथ डाइट फॉलो की जाए एंड देन जब वो इंजेक्शन स्टॉप किए जाए, क्या दोबारा वेट गेन हो जाता है और कितना वेट लूज आप कर सकते हैं? अच्छा, ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मेनली इसका नाम ओजेम्पिक के नाम से आता है, ठीक है। हाँ, तो लेट्स नॉट टेक द नेम बिकॉज़ वो डिफरेंट okay, उसमें आते ठीक हैं, है। जस्ट वेट लॉस इंजेक्शंस आप कोई भी अगर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सजेशन से यूज कर रहे हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बात यही है कि अगर जैसे आपका वेट लॉस इंजेक्शन स्टॉप होता है, सही है, और आप वही डाइट फॉलो नहीं करते हो तो आपका दोबारा से उतना ही वेट हो जाएगा। जहाँ तक बात आती है कोई सर्जरी करवानी है या इंसुलिन लेवल को मैनेज करना है तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग करवा के बहुत खुश होते हैं ना कि अब तो हम सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो पतले हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई हैव सीन केसेस गेटिंग वर्स, ठीक है, आई हैव सीन केसेस गेटिंग गुड। तो इसमें हम लोग कोई एक चीज़ नहीं कह सकते कि जी ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे आपको वेट लॉस इंजेक्शन लगते हैं तो आपको जो है ना वो खाने की साइकिल कम हो जाती है, यानी आप कैलोरीज कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आप वो छोड़ते हो आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की फिर उतनी हो जाती है जितनी आपकी पहले थी, क्योंकि आपने कोई हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट तो किया नहीं था। तो आप दोबारा से वैसा ही खाने लग जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि अब आप पतले हो चुके हो, आपको कुछ होगा तो नहीं। जो बाकी जो हम वेट लॉस प्लान का यूज कर रहे होते हैं ये तकरीबन उसी तरीके से है कि ऑब्वियसली जब तक आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। नॉर्मली भी लोगों के साथ यही होता है, इट्स सेम लाइक क्रैश डाइटिंग, ठीक हो गया। लेकिन इट्स अ बेटर वर्जन। ओके मनाहिल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम वेट मैनेजमेंट में मनाहिल से बात कर रहे थे और 65 के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, यानी 65 से प्लस आपका वेट है और 6 kg पर मंथ आप लूज़ करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा सा डाइट प्लान उन्होंने दिया। लेकिन जैसा सभी आपने भी कहा कि आप अपने डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट किया करें, डिस्कस किया करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें अगर आपका कोई फैमिली फिजिशियन है, ताकि बेहतर तौर पर आपको गाइडेंस मिल सके कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपके लिए क्या पॉसिबल है करना और आपके लिए क्या बेहतर होगा करना। वरना काम अच्छे होते होते बिगड़ भी जाते हैं, तो काम बिगड़ना नहीं चाहिए। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आप बात करते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। आपका जिस्म जो है वो खून बनाना बंद कर देता है या कम बना रहा होता है, तो हम हमेशा देख रहे होते हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद उनको खून के अतिये की ज़रूरत होती है सो दैट वो सर्वाइव कर सकें। ये सिचुएशन हम पाकिस्तान में भी काफ़ी देख रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे भी देख रहे हैं। लेकिन अब जो है, जिस तरह से हम कह रहे थे मेडिकल साइंस में तरक्की आ रही है, मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जिद्दत आ गई है। अब नए नए ट्रीटमेंट्स का रुझान बढ़ रहा है, दो वो ट्रीटमेंट्स अभी काफ़ी ज़्यादा रेयर हमें दिखाई दे रहे होते हैं, उसके लिहाज से अवेयरनेस हमें कम दिखाई दे रही होती है, एक्सपर्ट्स हमें बड़े कम नज़र आ रहे होते हैं। बट ये है कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से आज हम ज़रूर ये सेगमेंट करना चाह रहे हैं कि थैलेसीमिया के ऐसे कौन से जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। महंगे ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरीके से आप कोई ना कोई आपके लिए ज़रिया बन सकता है। देखिए, इसमें सभी ने बात बड़ा इंपॉर्टेंट है करना कि एक तो ट्रीटमेंट प्लान, लेकिन उससे भी पहले हमें उससे बचाव के लिए क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कि जैसा सभी ने आपने भी कहा कि वो अभी तो एक तो महंगे बहुत हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहूँ तो ज़ाहिर 70-80 हज़ार के करीब शायद पेशेंट्स पाकिस्तान में है। तो ग्लोबल लेवल की बात है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे में जैसे सभी ने आपने भी जिक्र किया कि हर कुछ अरसे के बाद उन्हें खून का अतिया मिलना, तो ज़ाहिर है उसका अपना एक चैलेंज होता है। एट द सेम टाइम जब हम बचाव की बात करते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अगर करवा लिए जाएं तो चांस कम होता है कि आइंदा आने वाली नस्ल में ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिक
डिजीज है ये। जो आप जेनेटिक डिजीज़ की बात करें शुएब, इसमें यही है कि जो कैरियर्स हैं वो दो का होना। अगर थैलेसीमिया माइनर माँ है, थैलेसीमिया माइनर बाप है, तो फिर चांस है कि तो बच्चा बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। है। सो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इलाज के पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माहिर हैं और बानी भी हैं, सदर भी हैं पाकिस्तान ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जो बोन मैरो की आपकी स्पेशलिटी, मैं इसी से आगाज़ करूंगा कि पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसका कितना रुझान आपने देखा है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से? इसमें जो अभी लोगों में अवेयरनेस हो गई है और लोग जो है इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, सारी उम्र ब्लड लगाना पड़ता है, फिर ब्लड लगाने की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आयरन ओवरलोड हो जाता है और जनरली जो है ये 20-25 साल की उम्र से पहले जो है ना ये इनकी डेथ हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो पाकिस्तान में है, क्योंकि सारी यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है हर चीज़ की जो है ना इलाज की, तो अभी लोगों में अवेयरनेस हो गई है। लेकिन उसमें जो इश्यूज़ हैं वो मेनली जो है वो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्योंकि इलाज जो है काफ़ी पेचीदा भी है और मुश्किल भी है और महंगा भी है काफ़ी। कितना तो सारे लोग ये इसकी कास्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि 2 मिलियन से लेके तो 5 मिलियन या 6 मिलियन तक जाती है। तो अभी हमारे पास हमने एक नॉन प्रॉफिट की जगह पे शुरू किया है, जिसमें ये मॉडल है कि जो एक काफ़ी सब्सटेंशियली लो प्राइस पे नॉन प्रॉफिट है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हम ऑफ़र कर रहे हैं इधर पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, ये ऑब्वियसली कॉस्ट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं और आप पैसे नहीं ले रहे या कम पैसों में आप उसका इलाज मुमकिन बना रहे हैं। इसका ये है कि ये नॉन प्रॉफिट है, तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो करते हैं और इसमें कुछ हमें हेल्प भी मिल जाती है। पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो असिस्टेंस उधर से भी आ जाती है, कुछ ठीक हो गया, लोग जो है वो हेल्प कर देते हैं। सर, आप लोगों का कोई हेल्पलाइन नंबर हो आप वो भी बता दें साथ साथ, ताकि लोग राब्ता कर सकें, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितने लोगों तक ये मदद पहुंच सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोगों की कोई वेबसाइट है, लोग कैसे आपसे राब्ता करें? जी, ये पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, पाथवेल के नाम से है, टीपू रोड पे। काफ़ी पुरानी ये जो है NGO है, 1991 से काम कर रही है थैलेसीमिया के लिए, और ये एक वाहिद NGO है जिन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव सेंटर बनाया है जिसमें खाली थैलेसीमिया को ब्लड नहीं लगाया जाता या बाकी वो आयरन निकालने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो, उसके अलावा यहाँ खून की जो बाकी बीमारियाँ हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, उनका डायग्नोसिस भी हम लोग कर रहे हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, थैलेसीमिया में भी, ब्लड कैंसर्स में भी। और ये नॉन प्रॉफिट है, इसमें जो कास्ट है वो सब्सटेंशियली कम है जो बाकी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक वाहिद सेंटर है जिसमें प्रिवेंशन भी थैलेसीमिया की हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। सर, इसमें सक्सेस रेट क्या होता है? क्योंकि जो आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात भी की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वंस इट्स डन तो क्या सक्सेस रेट इसका होता है? देखिए, थैलेसीमिया में सक्सेस डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन क्या है। अगर 2 से 8 साल या 10 साल के दरमियान में उसको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ बॉडी को, तो 80% प्लस जो है वो क्योर है इसमें फॉर एवर। ठीक। अब चूँकि हमने बात की बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, और ये बात करने का मकसद भी ये था ताकि आप समझ सकें कि सबसे पहले तो ये ट्रीटमेंट जिसकी आज हमें बात करनी थी कि कितना पेचीदा है, सक्सेस रेट इसका क्या है, कितना महंगा है, और इसके साथ साथ अब हम उस तरफ आएंगे कि थैलेसीमिया क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और बचना कितना इंपॉर्टेंट है, चूँकि ज़ाहिर है उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस थी कि महंगा इलाज एंड देन उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़। सर, जो हमने इंट्रो में भी बात की कि अगर पेरेंट्स में यानी मदर एंड फादर बोथ आर थैलेसीमिया माइनर, तो फिर चांसेस होते हैं कि जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक बीमारी है ये। थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि थैलेसीमिया क्या है, और अगर दोनों पेरेंट्स में है माइनर तो कितना चांस होता है कि जो आने वाला बच्चा है वो मेजर होगा। और जो हम बात करते हैं बचाव की, अगर दोनों माइनर हैं तो बचाव का कोई तरीका होता है? यानी जब मदर ने कंसीव किया उस वक्त अगर मालूम हो जाए तो क्या तरीक़ेकार कोई होता है, कोई ऐसा इलाज होता है कि ड्यूरिंग दैट हम उसको ट्रीट कर सकें? ऐसा इलाज नहीं होता? जी देखिए, वो आजकल मेडिकल साइंस काफ़ी जो है ना वो एडवांसमेंट उसमें आ चुकी है, काफ़ी तरक्की कर चुकी है। तो थैलेसीमिया से हम शुरू करते हैं कि थैलेसीमिया खून की बीमारी है जिसमें जो हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं ब्लड रेड सेल के अंदर होता है,
वो डिफेक्टिव होता है। ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है तो जितने भी वो रेड सेल प्रोड्यूस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। वो बॉडी में वो सर्वाइव नहीं करते हैं, तो आपको बाहर से खून लगाना पड़ता है। जब खून लगाते हैं तो उसके साथ फौलाद या आयरन जिसको हम कहते हैं वो चला जाता है, और आयरन बॉडी से निकल नहीं सकता, नॉर्मल मैकेनिज्म कोई नहीं है। अच्छा। तो उसको निकालने के लिए आपको कोई ना कोई मेडिसिन देनी पड़ती है, ओके। इंजेक्शन या टैबलेट थ्रू आउट, वरना वो आयरन जो है बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और वो डैमेज करता है लिवर को, जो है हार्ट को, बाकी सारे आर्गन्स को। सही। तो ये तो है, और ये मरूसी बीमारी है, पेरेंट्स दोनों में होगा, माइनर होगा। अच्छा, माइनर में वो सिर्फ कैरियर होते हैं, और अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर जैसे हों तो 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया होगा होने वाले बच्चे में। अच्छा, अगर कैरियर हैं दोनों, थैलेसीमिया माइनर है पेरेंट्स को, तो 25% चांस होता है कि बच्चे को मेजर हो सकता जी, है। 25% चांस होता है नॉर्मल होने का, 25% मेजर का, और 50% चांस कैरियर। होता है कैरियर होंगे। ओके। अब ये चांस है, हो सकता है 4 बच्चे हों, चारों थैलेसीमिया हों, और ये भी हो सकता है 4 बच्चे हों, चारों नॉर्मल हों, बिल्कुल सही। चांसेस उसमें होते हैं। राइट। सही। अच्छा, इसमें प्रिवेंशन में अभी काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है। कुछ तो आजकल वो कहते हैं मैरिज से पहले भी टेस्ट करवाया जा सकता है, ताकि कैरियर की मैरिज कैरियर के साथ ना हो। दूसरा है जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो होने वाला बच्चा है उसका टेस्ट हो सकता है। वो टेस्ट हो के तो वो बताया जा सकता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है। अगर थैलेसीमिया मेजर हो तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम जो ममालिक के उलमा का फतवा है ये कि आप उस बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं, ठीक है, अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक। तो उससे ये है कि वो जो बच्चे थैलेसीमिक पैदा नहीं होंगे। तो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास भी है, पाकिस्तान में काफ़ी मतलब जगह पे अब है। ये है कि आप उसको अगर कंसीव कर लिया है और बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई इलाज नहीं है, जो कि हम जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कहते हैं कि शायद कोई दवाइयाँ ऐसी दी जाएँ, कोई ट्रीटमेंट ऐसे हो कि वो बच्चा ठीक हो सके, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हैं वो पेरेंट्स की अपनी चॉइस होती हैं, एंड देन आपके मुल्क की पॉलिसी के लिहाज से चीज़ें देखी जाती हैं, एंड देन ऑब्वियसली रिलीजन परस्पेक्टिव भी उसके अंदर ऐड होता है। तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है अगर हम इसकी बात करें कि अवेयरनेस की बात करें, तो क्या अभी लोगों में इस हद तक आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस आई है कि टेस्ट का रुझान बढ़ जाए शादी से पहले, और ये क्या ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कज़न मैरिजेस में केसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं? देखिए, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। एक तो खैर ये मल्टी प्रॉन्ग जो है, इसमें कोई एक चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं कर सकेगी, इसमें मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी। अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, एजुकेशन लोगों की बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कुछ कन्फ्यूजन है, कज़न मैरिजेस को लोग जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं थैलेसीमिया जो है उसके फैलाव के साथ। देखें, अगर कज़न्स के अंदर जो है वो कैरियर वो हैं, जीन हैं, तो फिर ट्रांसफ़र तो फिर ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें बिल्कुल थैलेसीमिया जीन ही नहीं है, तो वहाँ कज़न मैरिज से कुछ नहीं होगा। तो कज़न मैरिज को बैन करना या कज़न मैरिज को आप ट्रांसलेट करें थैलेसीमिया के साथ, तो ये दो के इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। जिन फैमिलीज़ में थैलेसीमिया है वहाँ वाकई कज़न मैरिजेस अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन खाली कज़न मैरिज को बैन कर देना या उसको करना वो शायद कोई बैन तो ऑब्वियसली नहीं, आपका मजहब इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये चीज़ है कि टेस्ट का रुझान जो है वो अवेयरनेस आप ये कह रहे हैं कि वो बढ़नी चाहिए। और ये आइडियल यही है कि शादी से पहले जो है लोगों का टेस्ट हो जाए, जिससे पता चल जाए कैरियर अगर हैं तो कैरियर मैरी ना करें। लेकिन अगर मैरिज हो चुकी है या इनएविटेबल है, हमारे बहुत सारे सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर वो जो प्री नेटल डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया है कि जी हमल के दौरान जो है पहले 3 महीने में बच्चे का होने वाले बच्चे का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, वो किस एज में अगर हो जाए तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। या एज मैटर नहीं करती, सिर्फ कंडीशन मैटर करती है? जी, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एज जो है वो 10 साल से कम जो है उम्र में अच्छे रिजल्ट हैं, 80% है। लेकिन अगर बच्चा जो है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना कि इसमें आयरन डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, तो आयरन सबसे ज़्यादा जो है ना वो जिगर को डैमेज करता है। तो बाज़ दफ़ा जिगर जो है वो उसमें इरिवर्सिबल
चेंजेस आ Damage हो जाती चुका हैं। होता है। तो अगर वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए तो फिर वो बच्चा जो है वो फिट नहीं होता है, या वो ट्रांसप्लांट का आउटकम को रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं Okay. आता है। ठीक है। तो ये अगर बच्चा जो है वो अच्छा हेल्दी है, उसमें आयरन ज़्यादा नहीं है, तो 14, 15, 16 साल की उम्र तक भी ट्रांसप्लांट जो है कामयाब है। ओके अच्छा, इसके अलावा भी कोई तरीके इलाज जो दुनिया में मुतारिफ हो रहा है, उस पर काम हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस बोन मैरो ट्रांसप्लांट थिंग? अभी वो जीन थेरेपी आ रही है Okay. जिसमें वो थैलेसीमिया का जीन तब्दील कर देते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटल है, अभी उस पर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में है और हो रहे हैं ट्रायल, इसमें हो रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, जाहिर है, अभी तो मैनी ऐसे टाइम्स भी मोर trials हैं। दैन ये इससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, और इसी से मिलता जुलता प्रोसीजर है उसका। ओके। ये नहीं कि वो बहुत सेफ है वो भी। सर थैलेसीमिया को लेके कोई मिथ्स देखे आपने सोसाइटी में जिनको आप एड्रेस करना चाहते हैं कि ये थैलेसीमिया से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे एक आपने खुद एड्रेस भी कर दी, कज़न मैरिजेस से मुतालिक की बात होती आई है, एनीथिंग एल्स जो आप ऐड करना चाहते हैं कि ये मिथ्स हैं थैलेसीमिया से जुड़े देखें, जो कि नहीं? ये ब्लड कैंसर नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर ब्लड रेगुलर दें और बॉडी में आयरन ज़्यादा ना होने दें, उसको टाइमली निकालने के लिए मेडिसिन देते रहें, तो ये बच्चे जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर होती है। ओके, क्योंकि हमारा ये है कि ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे ये भी मिथ है कि ये खून देने से कमज़ोरी हो जाती है, तो ये हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं लोगों से ब्लड जो है वो लेने के लिए, क्योंकि इनकी तो लाइफ लाइन है बच्चों की। ब्लड ट्रांसप्लांट तो आप सब बच्चों का कर भी नहीं सकते हैं। अगर हर साल यहाँ 4000, 5000 बच्चे जो है उनकी बर्थ हो रही है, तो इसमें सोल्यूशन लॉन्ग टर्म तो प्रिवेंशन है, बिल्कुल ऐसे जिससे ये ख़त्म हो सकता है। दूसरा ये कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं और नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकते हैं अगर इनका सही मैनेजमेंट हो, इनकी मैनेजमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो आयरन की रिलेशन से अच्छी हो, और फिर जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है या अफोर्ड करते हैं उनका ट्रांसप्लांट हो जाए। ओके। और इसके साथ साथ जो हमने टेस्ट की बात की सर, क्या ये होता है कि किसी को पता ही नहीं होता कि उस थैलेसीमिया दोनों माइनर हैं और उसके बाद जब बच्चा हो तो फिर मालूम होता है कि अच्छा नहीं ये दोनों कैरियर थे, ये वाकई ऐसा ही हो रहा होता है? जी, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ओके, दोनों को नहीं पता होता जी, दोनों को नहीं पता होता, जब बच्चा होता है तो फिर पता चलता है कि ये तो थैलेसीमिया था। कि डॉक्टर दोनों साहब थैलेसीमिया जो थे। थैलेसीमिया माइनर जिनको होता है, उनको उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि उनको समझ आ जाए? क्या उनका जो ब्लड लेवल है वो कम आ रहा होता है जब वो टेस्ट करवा रहे होते हैं? क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे उनको कोई पता symptom चल नहीं सकता होता, है? या उनका कोई normal symptom होते हैं। नहीं सिम्टम तो वो नहीं होता, कैरियर होता है ना, वो नॉर्मल Okay. होते हैं। नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये लाइकली थैलेसीमिया कैरियर है। अच्छा, लेकिन जो माइनर होते हैं मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, उनका जो ब्लड लेवल है वो 10 हो तो दे आर वेरी हैप्पी कि 10 तक हमारा है क्योंकि हम थैलेसीमिया उनका माइनर है। जो है थोड़ा सा कम होता है। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है जैसे फीमेल्स में हम कहते हैं 12 होना चाहिए, ओके, तो इनका अराउंड 10 होगा। ओके, मेल का 13 के बजाय वो 11 के करीब होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कम होता है। फैक्टर्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है जी, कि ऐसे कोई ही। इशू है एंड यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। जब हम डिटेल ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, रेड सेल काउंट है, कुछ और साइज़ है, वो कम होता है। और जब ब्लड फिल्म देखें तो उसमें भी काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है, तो काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है Okay. सिंपल सीबीसी करवाने से भी कि ये लाइकली थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है। एंड यू थिंक कि हमें ज़्यादा काम इसी पर करना चाहिए कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से एंड टेस्ट के पर्सपेक्टिव से कि नए केसेस ना हो, कम केसेस देखें हो, जो ताकि इसमें दबाव ना हो हेल्थ सिस्टम जो पे। ईजीएस्ट है और जो शॉर्ट टर्म सबसे जिसका जल्दी आउटकम आ सकता है वो तो प्रीनेटल डायग्नोसिस है कि हमल के दौरान जो है वो टेस्ट किया जाए जिनको जो नॉन कैरियर्स हैं, ओके, क्योंकि इससे तो रिजल्ट जो है 2-4 साल में ही आपके आ जाएगा। अच्छा सब्सटेंशियल साहब, ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स में से अगर एक कैरियर है और दूसरा नहीं है तो फिर क्या कोई चांस होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर या मेजर हो सकता है? माइनर के तो 50% चांस होंगे ना जी, ओके, लेकिन मेजर जो है वो उसमें नहीं होता है। वो मेजर तब तक नहीं होगा जब तक दोनों पेरेंट्स कैरियर नहीं है। तो सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि थैलेसीमिया क्या है, किस तरह से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, उसका तरीके इलाज क्या है, पाकिस्तान में क्या है, बट एट द सेम टाइम तरीके इलाज अपनी जगह, उसकी एडवांसमेंट अपनी जगह, उसकी अवेलेबिलिटी अपनी जगह, उसमें जिस तरह का इनका दारा भी काम कर रहा है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात रेज़ की
कि ब्लड डोनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम सबको इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको आफ्टर रेगुलर इंटरवल ब्लड चाहिए होता है, फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। तो अगर हम ब्लड डोनेशंस नहीं होंगी तो उन तक वो खून नहीं पहुंच पाएगा और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए वो खून की बोतल पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट और है। आपकी एक खून की बोतल जो हम हमेशा बताते हैं कि वो 3 जानें बचा सकती है। सो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो जाती है, क्योंकि अमूमन हम जब तक कोई मसला नहीं होता हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। चलिए आप किसी का फ़ायदा नहीं सोच रहे, आप अपना फ़ायदा सोच कर ये कर दें, सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी दूसरे का फ़ायदा हो और सकेगा। फिर अब अगेन बात कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग का रुझान होना चाहिए अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, ताकि मालूम हो कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर ये थैलेसीमिया माइनर है, आपका जीन डिफेक्टेड है, तो पहले ऑप्शन अगर आपके पास है कि आपकी शादी अगर नहीं और आपने शादी करें तो ट्राई करें कि थैलेसीमिया माइनर से ना हो, क्योंकि बेज़ाहिर अगर आने वाली ज़िंदगी में बच्चों के साथ कॉम्प्लिकेशन होंगी, दे वोंट बी एबल टू हैव अ हैप्पी लाइफ। और अगर आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आने वाली ज़िंदगी उस बच्चे के लिए भी ज़्यादा मुश्किल होगी और आपके लिए भी मुश्किल होती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। नेशनल यूथ काउंसिल की अगर हम बात करें, हमने 2 रोज़ पहले भी इस पर बात की थी कि पाकिस्तान में जो नई नेशनल यूथ काउंसिल है उसने अपना हल्फ भी उठा लिया है। अब किस तरीके से वो काम करेंगे इस पर मैं बात भी करनी है, जिसमें 113 लोग हैं, 113 नौजवान हैं, जिसमें 100 पाकिस्तान से, इसमें 49 बॉयज़, 49 गर्ल्स, 2 ट्रांसजेंडर्स और इसमें 13 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी शामिल हैं। पाकिस्तान डायस्पोरा की इसमें राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल हम देख रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम इस्लामाबाद में इनका मेला सजा हुआ, इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, इनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, इनके सेशंस भी हो रहे हैं, इनकी कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिसी में। यानी हम यूथ पॉलिसी की जब बात करते हैं तो यूथ पॉलिसी के लिए हमारी यूथ क्या राय रखती है, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे यूथ ने पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, इस पर बात करने के लिए ज़रा यूथ का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब इसी यूथ काउंसिल की हम बात करते हैं तो इसमें जो पाकिस्तान डायस्पोरा की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो 13 मेंबर्स हैं उसमें से एक मेंबर ने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अली ख्वाजा इनका नाम है, यूथ काउंसिल बराए ओवरसीज़ के ये मेंबर हैं और किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट ऑलरेडी किया है इन यूके, हम उस पर भी बात करेंगे और कैसे ये इस यूथ काउंसिल का मेंबर बनने के बाद अब काम करना चाहते हैं, कितने एंथुसियास्टिक हैं, नए इनिशिएटिव्स क्या-क्या लेना चाहते हैं। तो इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, very well, thank you. अली कितने अरसे बाद पाकिस्तान आना हो जाता है वैसे? Okay, आखिरी मंथ आया था पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, वो NIC इस्लामाबाद नहीं है, हाँ। हमने उनके साथ MOU साइन किया था और that was very nice. ग्रेट। अली थोड़ा सा बताएं अपने से मुताल्लिक, आप यूके में क्या करते हैं? थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं। कम उम्र तरीन एसके हब के डायरेक्टर, मैं पूछूंगा एसके हब क्या है, ग्लोबल यूथ एम्बेसडर भी उसके हैं, बिजी ब्रेन स्टार्टअप के बानी भी हैं, कैसे वो पाकिस्तान में यूथ के लिए काम करते हैं। तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर अली ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं। क्या क्या करते आ रहे हैं हम अली की ज़बानी सुनेंगे, सो अली प्लीज़ बताइए। जी, पहले बिजी ब्रेन्स के साथ शुरू Alright. करते हैं बिकॉज वो तो that's my heart है। ओके। बिजी ब्रेन्स तो पहला इनिशिएटिव था जो मेरे और मेरे दोस्त ने शुरू किया था कि हमने टेस्टिंग करनी है ऑटिज़म की और जो भी है मेंटल न्यूरो डाइवर्सिटी की टेस्टिंग करनी है। बिकॉज एक तो चीज़ है कि यूके में पीपल को पता है कि ये हैं इश्यूज़, बट पीपल कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते जो वो जिनके पास है ये जो न्यूरो डाइवर्सिटीज़, बिकॉज उनके पास they find it hard Okay. to adapt into society, because हम सारे एक डायरेक्शन में देखते हैं ना, ये डिफरेंट डायरेक्शन में सारे देखते हैं और उनके लिए हम ऐसे एक प्लान बनाते हैं ताकि एडजस्ट कर लें सोसाइटी स्लोली बट श्योरली। सो हम क्या करते हैं, हम डायग्नोस्टिक करते हैं ठीक है। और फिर वो बच्चा 5 साल तो 12 साल का होता है और फिर हम उनकी पूरा प्लान करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल थेरेपिस्ट के साथ सारे काम करते हैं all the way till they're 18 years ओके old. अच्छा, ये मैं इसलिए भी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान में चूँकि हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, जिस ऑटिज़म की बात हम करें, ADHD की बात करें, डाउन सिंड्रोम एंड CP चाइल्ड, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ज़रा पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पर हमने कई दफ़ा बात भी की, लेकिन थोड़ा हम देखते हैं कि यूके में क्या होता है, ऐसे केसेस को किस तरह से डील किया जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे उनको बेहतर किया जाता है। सो जो डायग्नोसिस की बात आपने की, चूँकि डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से
जैसे मैं अपनी राय अगर ऐड करूं तो यहाँ पर बड़ा डर, बड़ा खौफ होता है कि डायग्नोसिस नहीं कराना, टेस्ट नहीं कराना, बच्चे को पागल कह देंगे। हाँ, ये अच्छा, ये एक माइंडसेट है ना जो एग्जिस्ट करता है Very कि आज भी होता है बच्चा हमारा पागल, लोग पागल पागल कहना शुरू कर देंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद ये कंसर्न एक हद तक ठीक भी होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी बुली भी कर रही होती है। Yes. लेकिन आपने लोगों को साइड पे रखना है, आपने अपने बच्चे की केयर करनी है, उसकी Absolutely. फिक्र करनी है, ये Absolutely. जरूरी है। इस Very हवाले से क्या कहेंगे आप? वेरी ट्रू, बिकॉज जो भी इशू है ना पाकिस्तान में, लैक ऑफ एजुकेशन है जो इस टॉपिक पे है। ऐसी ये नहीं है कि दे यूजलेस हैं, कि उनको समझ नहीं कुछ आती, उनको खाली थोड़ा सा ट्वीक करना है और फिर उनको सारा कुछ जो हम बताते हैं उनको सारा कुछ आ जाएगा। बल्कि आई थिंक उनको ज्यादा जल्दी हाँ समझ जी, आता है, उनका वो हम- ब्रेन तो ज्यादा तेजी से चल रहा होता है, हाँ प्रोसेस जी। तेज कर रहा होता है, हमें अपने आप को चेंज करना होता Exactly. है। डायग्नोसिस में क्या होता है, आई मीन कैसे डायग्नोज होता है कि इन एक्चुअली उस स्पेक्ट्रम में कहाँ लैंड कर रहा है बच्चा किसी भी इस डिसऑर्डर में? अच्छा, ये तो आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज ओरिजिनल जो होता है ना इज़ मैं बच्चा हूँ, आप मेरे डॉक्टर हैं, ठीक है। एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट होता है और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। Okay. ये पूरे घंटे के लिए बच्चों के साथ खेलते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। कैमरे भी लगे होते हैं ताकि बाद में भी देख सकते हैं कि जैसे कि वो बच्चा रिएक्ट करता है। ठीक है। और फिर पेरेंट्स भी रूम में होते हैं ताकि Okay. बच्चा कंफर्टेबल फील करे। और ऐसे ही डायग्नोस्टिक बनता है और ये Okay. डायग्नोस्टिक 3-4 घंटे लग जाते हैं। Okay. और ये रिव्यू करने में जो सारा मटेरियल है और बहुत इन कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगा है। अच्छा। 1000 पाउंड वहाँ यूके में लगते हैं अच्छा। मिनिमम। हाँ जी। और जो गवर्नमेंट है ना वो जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ना वो उसके अंदर से ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो प्राइवेटली ही करवाना पड़ता है, दैट्स privately- कॉस्टली इन यूके एज वेल। प्राइवेटली करवाना पड़ता है अगर आपके स्कूल ने भेजा है डॉक्टर पे। अच्छा, हाँ यानी जी। सबसे पहले स्कूल इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि देयर इज सम इशू इन द किड और वो फिर रेफर करता है, पूरा प्रोसेस है वहाँ का। अच्छा, जी। तो ये जो ये प्रोसेस है वो है यही कि एक पीडियाट्रिशियन और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो 1 घंटे के दौरान बच्चे को ऑब्जर्व करेगा और फिर एक डायग्नोसिस बना देगा। जी, बट जो हम हाँ, अब आप जो करते हैं वो बताएं ना जो मुझे। हम डेवलप कर रहे हैं ना, हमारा प्लान है कि जो प्रोप्राइटरी AI टेक्नोलॉजी है ना, ओके, हम इसके साथ एक कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। Right. और उसका प्लान है कि 30 मिनट्स में 1 मिनट की वीडियो जो बच्चा नए बोर्न है हम 30 मिनट्स में बता देंगे कि उनके पास ऑटिज्म है कि नहीं है। न्यू बॉर्न बच्चे की 1 मिनट की वीडियो से आप 30 मिनट्स उसको एनालाइज हाँ जी। कराएंगे AI के थ्रू और बता देंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द रीजन। अच्छा, इज इट पॉसिबल? बिकॉज हम तो ऑटिज्म का ये होता है कि थोड़ा वेट करना पड़ रहा हाँ। होता है, फिर बच्चा कोई एक्टिविटीज कर रहा है, बिल्कुल। आप उसका बिहेवियर देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड देन यू गेट टू नो। जी, सो हम ये जो ऑटिज्म के रेंज, ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। Right. बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाली साइज फिजिकल होए, इमोशनल होए, कि सारा कुछ होए। और जो हमारी AI की टेक्नोलॉजी ना वो हम एक जो मेजर की ब्रांच है ना रेंज स्पेक्ट्रम की वो हम टारगेट कर रहे हैं। और वह उनका इमोशंस है बच्चे के। ओके, और ऐसे हम AI को जो ट्रेन कर रहे हैं और जो बैक टेस्टिंग सारी कर रही हैं वो वेरी सक्सेसफुल हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। ये अभी किस फेज में है? अभी we're still very far Okay. एक्सपेरिमेंटल फेज में अभी तक हैं। Alright. ओके, बिकॉज ऐसे आप कह रहे हैं जैसे पैदा होते हैं पता नहीं लगता इमीडिएटली, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं कि ताकि जैसे ओल्डर होएं हम नया AI टेक्नोलॉजी क्रिएट करें ताकि कंफर्म रिजल्ट्स आएँ। ओके, हाँ जी। एंड देन अप्रूवल्स की भी जरूरत इसके बाद होगी बिकॉज अभी एक्सपेरिमेंटल फेज हाँ में, जी, देन ज़रूर। आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ठीक है, अब हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तो उसके बाद अप्रूवल्स का प्रोसेस होगा बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ की पॉलिसीज के हाँ जी, perspective क्योंकि से। क्रेडिटेशन करनी पड़ेगी ना, Okay. कैसे ऐसे जो ये मेडिकल डिवाइस है Okay. इन सर्टेन सेंस। राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल कि ये जो काम आप कर रहे हैं आई एम श्योर कि उसके बाद ये पाकिस्तान में भी पहुंचेगा, या इवन ये कि मुमकिन होगा कि यहीं से कोई बैठा अपने बच्चे की 1 मिनट की वीडियो आपको भेजेगा और आप उसे बता देंगे कि अच्छा ये इशू, और ये आई मीन हमारे सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा, हमारे थेरेपिस्ट को गाइड करेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट भी कहते हैं कि पहले डायग्नोसिस लेकर आए तो फिर हम इसकी थेरेपी कर पाएंगे। ऑल राइट, अब मुझे बताइए जो SK हब है ये डिफरेंट है क्योंकि इसके अंडर ही आप गालिबन ये काम कर रहे हैं? सो SK हब हमारा पेरेंट कंपनी है। ऑलराइट, SK हब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा बिगेस्ट इंडस्ट्री है एजुकेशन में। ओके, हमारे पास वी आर द बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ प्राइवेट franchising of private universities in the Okay. UK.
हमारे पास यानी आप वहाँ पे प्राइवेट माफिया तो नहीं है? फिर 40,000 किड्स भी वहाँ पढ़े हुए हैं अच्छा। और 10,000 इस साल पढ़ेंगे। ओके हमारे पास जो सबसे टॉप इन फैशन इंस्टीट्यूट है जिमी चू फैशन एकेडमी, ओके वहाँ बच्चे पूरे वर्ल्ड से आते हैं पढ़ने के लिए और Okay. फैशन शो देने के लिए। वाओ और फिर हमारे पास आईटी भी है Alright. और हम बैक ऑफिस शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान में। वेरी नाइस। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी आप लोग आ जाएंगे। अच्छा अली, अब थोड़ा सा नेशनल यूथ काउंसिल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जी। 2 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं आप लोग, ओथ भी Yes. आप लोगों ने ले जी। लिया और ये काम तो आपने बताया आप ये सब कर रहे हैं, बट एनवाईसी के मेंबर होने के नाते जी। क्या पाकिस्तानियों के लिए आप करेंगे वहाँ पे? क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, गोल्स क्या क्या सेट किए हैं? सर जो मेरे जो 2 इनिशिएटिव्स थे जो मैंने सोची थी जब मैंने NYC का जो पूरा एप्लीकेशन देखा था, वो था कि मैंने ज़रूर एजुकेशन जो ये न्यूरो डाइवर्सिटी का एजुकेशन है ना, ये कैंपेन्स मैंने लॉन्च करनी Okay. है। मैंने पूरे जो जितना भी पाकिस्तान का रीच है ना, जो मैं मेंबर्स के साथ काम कर सकता हूँ, मैंने उनके साथ एजुकेशनल कैंपेन करनी है जो ऑटिज्म सारे ये जो भी न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में। बिकॉज हैरान की बात है कि मैंने एक बंदे से मिला हूँ, उनको पता नहीं न्यूरो डाइवर्सिटी का वर्ड क्या है। ओके एंड सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि इनके साथ जो ये नेशनल यूथ काउंसिल है, जो नेशनल मेंबर्स हैं, उनके साथ मिल के मैंने जितने भी छोटे छोटे और जो बड़े बड़े भी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स होते हैं, हमने इंशाल्लाह शुरू करना है। क्योंकि जो ट्रेनिंग है ना, अर्ली केयर प्लान की ट्रेनिंग, वो उनकी करवानी है। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। और अभी जितने दिन से आप इस्लामाबाद में हैं और ये जो एक मैं कहूँगा कि मेला सजा हुआ है, हाँ से जी। दैट जिसमें आप लोगों की बहुत से लोगों से मुलाकातें हो रही होती हैं, बड़े क्वालिटी कॉन्टेक्ट्स बन रहे होते हैं और हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें काया यूथ समिट का भी, एंड देन कल भी कुछ इवेंट्स थे और कुछ मीटिंग्स भी आप लोगों की हो रही हैं, तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस सो फार? जी, so far beyond my expectations. Alright. I have had so much fun, बहुत मज़ा आया। कल हमारी बहुत इफेक्टिव मीटिंग हुई थी काया के साथ। वो उन्हें हमें पहले हमने पूरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आउटलाइन की। हमने 3 आउटलाइन की कि जो पाकिस्तान के बड़े कंस्ट्रेंट के हैं, और फिर उस पर प्रेजेंटेशन भी दी और सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए सारे के। और फिर सारे ग्रुप्स ने, एक था क्लाइमेट का था, एक था इकोनॉमी का था, और ये हम ब्राज़ील का स्पेसिफिक कंट्री ऐसे कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान को ऐसे यूज़ केस एग्जांपल यूज़ कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। और फिर UN का जो UNFPA, वो आई रियली लाइक दैट सर्विस बिकॉज वो जो काम करे बहुत एसेंशियल काम करे फीमेल एडोलेसेंट्स के लिए और जो यंग फीमेल्स के लिए वो काम करे। Okay. जबरदस्त। अच्छा अली, बाकी के जो आपके मेंबर्स हाँ हैं, जी। बिकॉज आप लोग आए यहाँ पर, बाकी रीजन्स के जो यूथ है आप उनके साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। जी, वो कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? वो क्या रोल प्ले करेगा आगे? आपने जो गोल सेट किए उनको अचीव करने में कितना इम्पोर्टेंस है इसकी? जो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसे ना जो कनेक्शन बनेंगे, अगर मैं पहला स्टेप लूँगा ना इनिशिएटिव में, फिर कोई और भी सोचेगा कि मैं भी ले लेता हूँ। हाँ। और ऐसे हम टुडे ना हम एम्पावर कर सकते हैं यूथ को, और टुमारो ना हम उनको लीडर बना सकते हैं। और सब एंथुसियास्टिक हैं, सारे मोटिवेटेड है। वैसे हम हाँ भी, जी। बिकॉज वी वर हाँ, आल्सो पार्ट ऑफ yes. दैट। एक बड़ा अच्छा मेला हमने भी देखा 2 दिन के लिए, किस हाँ जी। तरीके से एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड, Yes. और किस तरह से वहाँ पे NYC के जितने मेंबर्स थे अब बड़े खुश थे, एंड दे वर वेरी मोटिवेटेड। Very. मोटिवेशन लेवल कितना आपने इनके देखा कि नहीं हम, बिकॉज वो एक ये भी होता है ना कि नई जब अपॉइंटमेंट होती है तो 2 साल का आपका एक एक्साइटमेंट होती है, और आप लोग प्लान सेट कर रहे होते हैं, तो बाकियों के प्लान्स क्या उन्होंने भी आपसे शेयर किए? किस हद तक इंस्पायर हो रहे हैं एक दूसरे से? सो हमने कल मीटिंग की थी सारे NYC मेंबर्स के साथ, और हमने पूरा मीटिंग में स्ट्रक्चर बनाया था, हाँ। स्ट्रक्चर प्लान किया था, और अभी तक हम स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं। फिर वो मीटिंग में जितना मैंने एक ऐसे जॉय और इंकरेजमेंट देखा था ना, वो कभी नहीं देखा यूथ के ऐसे पर Wow. ग्रुप यूथ में। दैट्स ग्रेट। यूथ पॉलिसी बनाने में भी आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, हाँ जी। उसके लिए भी कुछ डिस्कशन स्टार्ट हुई है? जी, स्टार्ट हुई हैं। हमें पता लगे, सो वी बीन टोल्ड कि जहाँ हमने कहाँ इंटरवीन करना है, बट पहले एक प्रोसेस होएगा कि
वो सिलेक्ट करेंगे कि जिसके कौन से इंटरेस्ट हैं ओके और हमने अगर नेशनल लेवल पे लेके जाना है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है Okay. प्रोविजनल लेवल पे। राइट हाँ जी। तो उसमें डिवीजन हो जाएगी कौन प्रोविंशियल लेवल पर काम कर रहा होगा, ज़रा अपना अपना डोमेन होता है जिस पर आप लोग काम करते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है। एट द सेम टाइम नेशनल लेवल पे कौन करेगा ये भी हम आगे देखेंगे। और इस दौरान आई थिंक आप लोगों के कुछ फॉरेन ट्रिप्स भी होंगे, उसमें भी कोलैबोरेशंस आपकी हो रही होंगी, तो ये मैनेज कैसे होगा? आई मीन यूर इन यूके, काउंसिल यहाँ बनी हुई है क्योंकि 13 मेंबर्स जो कि स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के हैं, सो आप तो फिर ऑन एंड ऑफ आपका आना जाना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो एंड देन जाएगी। आपका अपना काम भी जो इतने सारे इनिशिएटिव्स बहुत। आपने लिए होंगे। हाँ जी, इट विल बी हेक्टिक, बट जो ये कॉज है हाँ ये तो करनी पड़ेगी। यूथ काउंसिल तो ये करना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान का यूथ इतना पोटेंशियल है, सो मच पोटेंशियल है। ऐसे यूके से आके शर्म होती है कि मेरा यूथ देखे कि इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान यूथ में। ऑनेस्टली सर, जो भी होएगा, जो भी चैलेंजेस आएंगे, आई विल मेक श्योर कि I'll आप pass उन्हें pass ओवरकम them. करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे नौजवानों को जो कि बड़ा वैल्यूएबल उनके लिए होगा, आई एम श्योर। एक सिंपल सा चीज़, वेरी शॉर्ट, मैं कहता हूँ कि एक है ऑलवेज सर्च फॉर द ट्रूथ, ऑलवेज सर्च फॉर द ट्रूथ, स्टे ड्रिवन एंड स्टे हंग्री। बड़ी इंपॉर्टेंट ये Yes. चीज़ है वैसे कि आप हमेशा सच्चाई को ढूंढें, जो हमेशा हम कहते हैं ना तहकीक बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करें, तहकीक करें एंड देन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आगे शेयर करें। ये हमारी यूथ के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जो दौर है ना, बिल्कुल, इसमें चीज़ें थोड़ी सी मामला ख़राब हो जाता है कि बिकॉज आपको नहीं पता कि डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन वो कहाँ पर है एंड देन आप उसी को डिसमिनेट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक वो बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में क्रिएट करते हैं। तो हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं और अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप उस चेन को ब्रेक नहीं कर रहे, आप उस चेन को आगे बढ़ा रहे हैं एंड आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर नेगेटिवली। सो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी को देखना है एंड देन उस लिहाज से आपने उस चेन को ब्रेक करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अली वैसे लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि क्या ये हमेशा से आपके अंदर था कि आपने कम्युनिटी सर्विस की तरफ जाना है, लोगों के लिए काम करना है? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा से मोटिवेटेड रखा है इस हवाले से? बिकॉज इस वक्त जो यूथ हमें देख रही है, पेरेंट्स हमें देख रहे हैं स्पेशली, वो अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत में क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं सो दैट उनके बच्चे भी कम्युनिटी सर्विस की तरफ जाएँ? जो मेरा माय डैड प्रोफेसर सरवर मोहम्मद ख्वाजा, उनका एक सिंपल ईथॉस है और ये ईथॉस है कि अगर हम एक जो पर्सन है उनकी मदद करें ना वन डे, फिर तो ज़िंदगी ठीक है, दैट इज़ गुड टू लिव। तो देखने फादर की तरफ से आपके अंदर आया और आप माशाल्लाह उसको लेकर चल भी रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है कि प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और आप उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अवेल भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव एंड से। शोएब, घर का माहौल देखें कितना मैटर मैटर करता कर रहा है। होता है। घर का माहौल आपका इतना मैटर करता है कि आप अगर घर में सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं ना, इर्द गिर्द पैसे, ये खर्चा, वो खर्चा, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ पर जो आप इतनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ना, इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो एक गोल होता है, जो एक इंस्पायर करने वाली चीज़ होती है, जो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना होता है, अपने लोगों के लिए कुछ करना होता है, कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मिस हो जाता है। सो अगर आप आपस में हेल्दी डिस्कशंस करेंगे तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके बच्चे उसको फ़ौरन पिक करेंगे। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं कि जहाँ पर पेरेंट्स अगर कुछ कर रहे होते हैं, कोई भी उनका एक्शन होता है, तो बच्चे उसको ऑटोमेटिकली पिक कर रहे होते हैं। 2-3 दिन के बाद जो कैमरा में अक्सर शोएब हम देख रहे होते हैं, वीडियोस होती है, तो बच्चे वही चीज़ करना शुरू कर देते हैं जो उनके वालिद कर रहे होते हैं, जो उनकी वालिदा कर रही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें, सो दैट आपके बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल शहरी ज़रूर बने। वो अगर अपना कोई भी गोल सेट करें ज़िंदगी में, तो वो पाकिस्तान को उसमें ज़रूर शामिल करें, अपने लोगों को शामिल करें, और एम्पैथी का जो एक एलिमेंट है ना, वो हमेशा रहे उसके अंदर। Absolutely. Thank you so much for joining us today. Thank you, May you have a guys. lovely stay here in Pakistan. Thank you. आप तो ज़्यादा आना जाना होगा, I'm sure, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी अपनी कुछ डिमांड भी होगी यूथ काउंसिल की। Thank you once again for joining us today, नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और सलीम को दीजिए इजाज़त। हम दोनों को भी दुआ में याद रखिए। और जो आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है 2025 में, मैं इसको इसलिए दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि थिंक अबाउट इट, कि आपने क्या करना है, आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इस साल क्या करना है, 2025 में पाकिस्तान के लिए क्या करना है। जिस मुल्क ने नाम दिया, पहचान दी,
ने सारे रिसोर्सेज हमारे लिए हाजिर इस मुल्क ने रखे हैं, तो हमें भी अब उस मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं फिर कहता हूँ कि माजी में जो हो गया सो हो गया। अक्सर हम बात करते हैं कि वो जी ये चीज़ ख़राब, वो चीज़ ख़राब, अक्सर हम कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। ठीक हमने करना है। सो प्लीज़ बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड, प्लीज़ डू दैट। कंप्लेन करना बंद करें, काम करना शुरू करें। Responsibility लें, यस, बी जिम्मेदारी लें। रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह हाफिज़।